अभिषेक जी ये बताइए, आम भाषा में हम 2 शब्द सुनते हैं कि होरोस्कोप मैचिंग करा लो या फिर कुंडली मिलाई और गुण मिला लिए। क्या ये दोनों एक ही बात है? क्या सिर्फ गुण मिलाना ही होरोस्कोप मैचिंग है? दोनों चीज़ें अलग हैं। वो सिर्फ एक नक्षत्र के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जो आप गुण मिलान की बात कर रहे हैं, और जो हॉरोस्कोप मैचिंग यानी कि जो कुंडली मिलान है वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट हॉरोस्कोप। जैसे गुण मिलाने के अंदर हम बोलते हैं कि भाई इन 2 लोगों के 18 गुण मिल रहे हैं, 16 गुण मिल रहे हैं तो शादी पॉसिबल नहीं है, और भाई उससे ज़्यादा गुण मिल रहे हैं तो शादी पॉसिबल है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो ये ना सच्चाई इसमें है कुछ नहीं, इसको सिर्फ अपना हाइप किया गया इतना ज़्यादा। हॉरोस्कोप में अगर आगे की दशाओं में अच्छे कॉम्बिनेशन है फॉर हैप्पी मैरिटल लाइफ, तो अब तो लव मैरिज में बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और अगर वही सेपरेटिव टेंडेंसीज वाले प्लैनेट्स आ रहे हैं तो लव मैरिज बदनाम हो जाती है इस बात से कि देखो तुमने अपनी मर्जी से करी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आस्क गणेशा के इस खास पॉडकास्ट में, और मैं हूं आपकी दोस्त स्वाति। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके ऊपर हर घर में ड्रामा, सस्पेंस और बहस शुरू हो जाती है। जी हाँ, कुंडली मिलान। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अभिषेक धवन जी, जिनके पास 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो न जाने कितने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं अभिषेक धवन जी से। स्वागत है आपका अभिषेक जी। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका वेलकम है आज गणेशा के पॉडकास्ट पे। स्वाति जी, जैसे आपने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं हॉरोस्कोप मैचिंग पे यानी कि कुंडली मिलान पे। जी हाँ, तो इस पे आपके जो भी प्रश्न है आप पूछिए, ताकि लोगों को भी हेल्प हो सके कि वो जान पाएं कि एक्चुअली हॉरोस्कोप मैचिंग होती क्या है और क्यों इम्पोर्टेंस है। तो अभिषेक जी आप ये बताइए कि हर घर में जब भी शादी की बात आती है तो सबसे पहले लोग यही बोलते हैं कि गुण मिले क्या, और मिले तो कितने गुण मिले, आखिर ये गुण मिलाए क्यों जाते हैं? देखो इसका एक ना मेन रीज़न क्या है कि ना, आज से कई साल पहले आप चले जाओ, 40-50 साल पहले चले जाओ या 60 साल पहले चले जाओ, तो लोग ना इतना ज़्यादा हॉरोस्कोप मैचिंग कराते ही नहीं थे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि शादी हो गई तो वो निभानी है, ये एक प्रिंसिपल होता था। कम से कम हमारे हिंदू कल्चर में तो यही चलता था। जी अब क्या है कि ना, हर दूसरे घर में आप देखो कोई ना कोई इशू चल रहा है, एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट। कभी किसी कोई बहस है, किसी की कोई लड़ाई है, इसकी वजह से डिवोर्स की रेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब क्या है कि ना, पीपल हैव रियलाइज्ड कि अगर एस्ट्रोलॉजी से बाकी चीज़ों के बारे में पता लग सकता है तो वाई नॉट कि हॉरोस्कोप भी मैच कर लिया जाए, ताकि एक लाइफ जो है वो अच्छी बन सके। जिस पार्टनर के साथ आप शादी करने जा रहे हो वो अच्छा हो, आपके साथ अच्छी ज़िंदगी उसके साथ बीते, इसके लिए वो इम्पोर्टेंट हो गया है। अब वो नहीं मिलती है और कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो ऑब्वियसली क्या है कि एक तो वो दोनों तो सफ़र करते करते हैं, एंड द फैमिली ऑल्सो सफ़र्स। लड़के वालों की तरफ से भी और लड़की वालों की तरफ से भी, दोनों लोग जो फैमिलीज हैं वो सफ़र करती हैं। अच्छा अभिषेक जी ये बताइए कि आम भाषा में हम 2 शब्द सुनते हैं कि होरोस्कोप मैचिंग करा लो या फिर कि भाई कुंडली मिलाई और गुण मिला लिए। क्या ये दोनों एक ही बात है? क्या सिर्फ गुण मिलाना ही होरोस्कोप मैचिंग है? देखो मैं आपको ऐसे ही बताऊं तो हॉरोस्कोप मैचिंग यानी कि कुंडली मिलान और एक गुण मिलान, ये दोनों चीज़ें अलग है। कुंडली मिलान का इंग्लिश वर्जन है हॉरोस्कोप मैचिंग। जी गुण मिलान तो गुण मिलान ही है, वो हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में लिख लो। आप गूगल पे भी जब सर्च करोगे तो आप गुण मिलान ही लिख रहे होगे। तो गुण मिलान इज बेसिकली जो हम लोग निकालते हैं वो है नक्षत्र के ऊपर डिपेंडेंट सिर्फ। तो दोनों चीज़ें अलग हैं। वो सिर्फ एक नक्षत्र के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो आप गुण मिलान की बात कर रहे हैं, और जो हॉरोस्कोप मैचिंग यानी कि जो कुंडली मिलान है वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन कंप्लीट हॉरोस्कोप, यानी कि पूरी हॉरोस्कोप कैसी है उस पर डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली बहुत मेजर डिफरेंस है, कहाँ आप एक सेक्शन देख रहे हो और एक कहाँ आप पूरी कंप्लीट पिक्चर देख रहे हो। जी अच्छा अभिषेक जी ये बताइए कि जैसे गुण मिलाने के अंदर हम बोलते हैं कि भाई इन 2 लोगों के 18 गुण मिल रहे हैं, 16 गुण मिल रहे हैं तो शादी पॉसिबल नहीं है, और भाई उससे ज़्यादा गुण मिल रहे हैं तो शादी पॉसिबल है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो ये ना सच्चाई इसमें है कुछ नहीं, इसको सिर्फ अपना हाइप किया गया इतना ज़्यादा, क्योंकि इट्स इजी ना। देखो किसी के बच्चे का पास होना या फेल होना डिपेंडेंट क्या है कि उसने 50% मार्क्स लिए कि नहीं लिए, जी अच्छा है ना। तो उसके एक स्केल बना दिया उन्होंने कि 36 पॉइंट्स का, उसमें से 18 अगर है, 18 एंड अबव है, 18 एंड अबव है तो अच्छा है, और 18 एंड बिलो है
अच्छा अभिषेक जी, मैं ना कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ पर्सनली जिन्होंने अपने गुण मिलवाए और उनके बहुत अच्छे गुण मैच हुए 27-28 लाइक, लेकिन उनकी जो मैरिज है वो ब्रेक हो गई, बहुत कुछ खास अच्छी चल नहीं रही थी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके गुण सिर्फ 15-16 मिल रहे हैं और उनकी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है उनका। तो इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, इसमें क्या है ऐसा? तो जैसे अभी आपने कहा था कि भाई ओवरऑल हॉरोस्कोप में अगर हमारे गुण ज़्यादा भी मिल रहे हैं तो भी मैरिज नहीं चल रही, और जी। जब गुण कम भी मिल रहे हैं तो भी मैरिज चल रही है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यही बात मैं दर्शकों आपको भी बताऊंगा, आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए होता क्या है कि जब हम हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं तो उसमें गुण मिलान को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जी। जो 99% एस्ट्रोलॉजर्स यही कर रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसको ज़्यादा वैल्यू देता नहीं हूँ, और इसका रीज़न है, एक बहुत वैलिड रीज़न है, और वो एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। देखिए गुण मिलान 99% ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स को ये नहीं पता, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को, कि उनको ये नहीं पता कि कैसे निकल रहा है, उसका बेसिस क्या, उसकी कैलकुलेशन का बेसिस क्या है, दे डोंट नो। गुण मिलान इज बेस्ड ओनली ऑन वन प्लैनेट, एक चंद्रमा के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके। देखो आपको ये तो आइडिया है कि 9 ग्रह हैं, जी। 9 में से एक चंद्रमा है, जी। तो चंद्रमा लड़के की हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है और चंद्रमा लड़की की हॉरोस्कोप में कहाँ बैठा है, उसकी रिलेटिव पोजीशन से गुण मिलान निकल रहा है। ओके। अब होता क्या है कि लोग क्या है कि एक गुण मिलान के ऊपर डिसाइड कर लिया और उसको बता दिया कि भी हाँ ये अच्छा आ रहा है, पॉइंट्स इसके अगर 18 से अच्छे आ रहे हैं तो अच्छा है, 18 से नीचे आ रहे हैं तो खराब है। बट हो क्या रहा है कि सिर्फ 1/9 आप यूज कर रहे हो, ओके। तो रेस्ट ऑफ द अच्छा। प्लैनेट्स, रेस्ट ऑफ द हॉरोस्कोप वो तो छूट ही गई ना। उसमें तो कोई आपने देखा ही नहीं कि ओवरऑल हॉरोस्कोप क्या है, सिर्फ एक ही प्लैनेट को ले लिया। ये तो वही हो गया कि एक जॉब के लिए गए और जॉब में उसने कहा कि आपका रिज्यूमे देखा और उसको ये बोल दिया कि यार आपका नाम समझ नहीं आ रहा है इसलिए हमने आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे। राइट। बट द मेन थिंग इज कि नेम हैज हार्डली एनी मेजर डिफरेंस, वो कोई ज़्यादा डिफरेंस कॉज नहीं करता। मेन है कि आपने ज़िंदगी में क्या पढ़ाई करी है, क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या आप उस कंपनी के लिए वैल्यू लेके आ सकते हो, एग्जैक्टली। उस बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए ना। बट हो क्या रहा है कि आपको नाम पे डिसेलेक्ट कर दिया, वैसे ही गुण मिलान में यस या नो कर दिया, सिर्फ ये देख के कि चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा कैसा तो है? आप खुद सोचो कि क्या ये सही होगा ऐसे करना या ये गलत है करना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अभिषेक जी, आप ये बताइए, जब हम एक्चुअली जो हमें होरोस्कोप मैचिंग हम लोग करते हैं या आप लोग करते हैं, तो उसमें कौन-कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखने चाहिए? जो किसी लड़की अपने किसी पेरेंट को किसी लड़की या लड़के को सेलेक्ट करने के लिए कौन से ऐसे वो पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए? देखो हॉरोस्कोप मैचिंग जब करते हैं तो हमें तो सिर्फ ये समझना है कि हमें देखना क्या जी। है ना। ग्रहों की स्थितियां ऑब्वियसली हम पूरी हॉरोस्कोप बनाएंगे, कौन से नक्षत्र में प्लैनेट बैठा है, कौन से उपनक्षत्रों में बैठा है, कौन सी दशा चल रही है, ये सारा एक चार्ट बना लिया। अब मेन उस चार्ट में से देखना क्या है, वो है 6 फैक्टर्स। 6 फैक्टर्स। हाँ, ये 8 वो गुण मिलान वाले नहीं हैं, अच्छा। ये 6 फैक्टर्स हैं जो लॉजिकली लाइफ को चलाने के लिए चाहिए। अब उस 6 फैक्टर्स में क्या है कि आप मान लीजिए किसी के हॉरोस्कोप देख रहे हैं या आप किसी को सजेस्ट करने वाले हैं कि ये आप मैच आपके लिए अच्छा है या खराब है, तो उसमें क्या देखना है कि पहले तो देखना कि सामने वाले के हॉरोस्कोप में उम्र लंबी है या नहीं है। लॉन्गेटिविटी। लॉन्जिविटी, जिसका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, लॉन्जिविटी जो हमारी है वो हमने ये देखनी है कि क्या किसी वजह से एक्सीडेंटल या अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है कि जिसकी वजह से अगर आयु छोटी है तो मैच अच्छा नहीं माना हाँ, जाता। बिल्कुल सही। एक पॉइंट के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉन्जिविटी एक अच्छे वो है कि अगर लंबी लॉन्जिविटी एटलीस्ट अबव एवरेज तो हो। बिल्कुल। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो सारी उम्र जिंदा रहेगा, है ना, 60 के एंड तक जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं है, बट एक अबव एवरेज होनी चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके। तो इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कि आपकी हॉरोस्कोप में नेचर कैसा है। सामने वाला की हॉरोस्कोप में नेचर में 3-4 चीज़ें देखनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जिससे शादी होने वाली है उसकी हॉरोस्कोप में एग्रेशन के कॉम्बिनेशन तो नहीं है। पता लगा वो गुस्से में ही रहता है सारा, चाहे वो बिल्कुल। लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की की हॉरोस्कोप सामने वाले की देख रहे हैं या लड़के की हॉरोस्कोप देख रहे हैं, दोनों केसेस में हमें ये देखना है कि क्या उनकी हॉरोस्कोप में एग्रेशन ज़्यादा है, और अगर एग्रेशन ज़्यादा है देन इट इज़ नॉट अ गुड मैच। क्यों? क्योंकि एग्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि सारा टाइम लड़ाई होती रहेगी। बिल्कुल। सो एग्रेशन नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन होती है विच इज वी कॉल इट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बच्चों में बहुत डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो आप ये कह रहे हो ना कि भी बच्चों में, तो ये बच्चे तो बड़े हो रहे हैं ना आगे जाके, यस यस। एंड दे आर कैरिंग इट फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड।
अगर वो अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे और उनके स्टार्स भी इस तरीके से हैं कि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो होगा क्या कि वंस दे गेट मैरिड ऑल्सो, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी ही होंगी। एंड लिविंग विद अ पर्सन, मतलब उस पर्सन के साथ रहना जिसको सारा टाइम एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, इट इज़ नेवर गुड। यस यस। अच्छा अभिषेक जी, आप जैसे हमें ये जो अभी आपने सेकंड फैक्टर हमें बताया है, बीच में मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया है कि हम प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन भी आप साथ साथ हमें देते चलेंगे? कुछ सोल्यूशन है इसका? देखो सॉल्यूशंस तो होते हैं विच इज़ कॉल्ड रेमेडीज, बट उस रेमेडीज को तब आप देखिएगा जब आपने पूरी हॉरोस्कोप को मैच कर लिया। तो ओके। ऑब्वियसली आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भाई क्या इसका उपाय भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं कि अगर डिप्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम है या एग्रेशन की प्रॉब्लम है, सो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन सा प्लैनेट्स कॉज कर रहे हैं उसको, कौन से प्लैनेट्स कॉज कर रहे हैं, उसका क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो उस हिसाब से डिसाइड होगा। एंड जो ये मैं बता रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि जैसे लोगों ने सुना हुआ है कि भाई गुस्सा ज़्यादा आता है तो क्या पहन लो, मोती पहन लो। मोती तो ऐसे बना दिया है कि जैसे कि इससे चंद्रमा से, तो चंद्रमा वो है शीतल का कारक है, इसलिए वो ठंडा कर ही देगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर किसी की हॉरोस्कोप में चंद्रमा ही अगर एग्रेशन कॉज कर रहा है और आप मोती पहना दोगे, तो वो उसको इंक्रीज ही करेगा, वो डिक्रीज नहीं करेगा। ओके। तो अभिषेक जी, अब ये बताइए कि एक आपने हमें बताया लॉन्जेविटी, दूसरा आपने हमें बताया कि बंदे का नेचर हमें चेक करना है, उस पर्सन का नेचर हमें चेक करना है, और क्या ऐसा फैक्टर है जो हमें चेक करना है? देखो नेचर की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, उसके अलावा एक और चीज़ है कि हमें ये देखना, ये तो हो गए नेगेटिव ट्रेड्स, नेगेटिव ट्रेट्स। तो हमें पॉजिटिव भी तो देखना है। जी। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो उसमें वो मिलनसार नेचर होना चाहिए, वो पर्सन इंटरनली हैप्पी फील करना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनली हैप्पी फील करेगा वही मैरिटल लाइफ को या अपनी फैमिली लाइफ को वो मेंटेन कर पाएगा। राइट राइट। सो नेगेटिव ट्रेड्स सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ये आप ध्यान, बिकॉज आज की डेट में जो हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है उसमें नेगेटिव बहुत जल्दी आ जाता है। नेगेटिव बहुत जल्दी आ जाता पॉजिटिव के लिए वी आर एक्चुअली पेइंग पीपल। अगर आप देखो वो Yes. ट्रांसफॉर्मेशन वाले गुरुज, और हम इनको वहाँ पे जाके हम लोग अपने आप को, वी आर एक्चुअली स्पेंडिंग मनी टू गेट दैट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपके प्लैनेट्स उसको ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा से भी एफर्ट करने पे उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो एक तो ये पॉजिटिव ट्रेट आपको ढूंढना है, एंड देन ये दो जो हमने डिस्कस किए थे, लॉन्जिविटी और साथ में नेचर। इसके बाद थर्ड फैक्टर जो मैं बहुत कंसिडर करता हूँ, दैट इज चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ। राइट। चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आपको ये लगेगा कि यार चाइल्ड बर्थ तो हो ही जाता है, बट अगर आप देखो सबसे ज़्यादा एड्स आजकल या वो IVF के उसके आ रही क्लिनिक्स की, यस यस। इट्स बिकम सो डिफिकल्ट बिकॉज 90% ऑफ द पीपल इतने ज़्यादा बिजी हो गए अपनी लाइफ में, अपने वर्क प्लेस में, कि वो चाइल्ड बर्थ वाला फैक्टर जो है वो एक बैक सीट ले चुका है। और जब तक वो प्लान करने की सोचते हैं तब तक क्या होता है कि द टाइम इज़ ऑलरेडी गॉन, वो हॉरोस्कोप वीक हो चुकी होती है उस टाइम तक, और फिर चाइल्ड बर्थ हो नहीं रहा होता। एक तो एज फैक्टर हो गया, एंड सेकेंड इज हॉरोस्कोप इज ऑल्सो वीक। यस यस। सो वी नीड टू सी कि चाइल्ड बर्थ में अंदर कि वेदर जिससे शादी करने जा रहे हो द पर्सन इज एबल टू सपोर्ट अ चाइल्ड और नॉट। अगर हम ये मेल हॉरोस्कोप की बात करें तो उसका सिर्फ रोल 10% का है। ओके। हाँ, लोगों को ये लगता है कि नहीं जी अगर लड़के की हॉरोस्कोप में है तो लड़की की नहीं भी हुआ तो भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज इन चाइल्ड बर्थ केस मैं जो लॉजिकल वे में चलता हूँ, दैट इज 90% ऑफ द वेटेज मैं फीमेल हॉरोस्कोप को देता हूँ, फीमेल हॉरोस्कोप को देंगे। क्योंकि शी इज द वन जिसने कंसीव करना है और साथ ही साथ उसने 9 मंथ्स के लिए मेंटेन भी करना है। अगर वो 9 मंथ्स में इश्यू आ रहे हैं देन अगेन इट्स अ प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ नहीं होगा। और अगर कंसीविंग का टाइम चला गया तो कंसीव भी नहीं होगा, चाहे मेल की हॉरोस्कोप कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। सो दैट इज वाई इन केस ऑफ चाइल्ड बर्थ आई गिव 90% वेटेज टू फीमेल हॉरोस्कोप। अगर फीमेल हॉरोस्कोप में नेगेटिव ट्रेड्स आ रहे हैं, अभी रिसेंटली की बात बताता हूँ, बहुत रिसेंटली, कि एक क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लड़की का एक प्रोस्पेक्टिव मैच आया था, वो उन्होंने भेजा, एंड जी। द मैच वाज उनके हिसाब से जो प्रोफाइल था लड़की का बहुत अच्छा था। मैंने भी हॉरोस्कोप देखा एंड इट वाज एक्सट्रीमली गुड, बहुत ही अच्छा हॉरोस्कोप। मतलब जो हमें ट्रेड्स चाहिए वो 6 के 6 ट्रेड्स में से 5 ट्रेड्स बिल्कुल ओके। प्रॉब्लम क्या थी कि जो दशा चल रही थी प्लैनेट चंद्रमा की, और उसमें नेगेटिव कॉम्बिनेशन थे फॉर चाइल्ड बर्थ, फॉर चाइल्ड बर्थ। और दशा शुरू हुई थी अभी,
जस्ट रिसेंटली शुरू हुई है, 2025 में उसकी दशा शुरू हुई है। अब चंद्रमा की दशा 10 साल तक चलनी है, और वो सिर्फ एक प्लैनेट जो टोटली नेगेटिव है चाइल्ड बर्थ के लिए, उसकी दशा शुरू हो गई। और फीमेल हॉरोस्कोप, अब ये मेल हॉरोस्कोप होता तो चलो एक बार ये होता कि अदर 8 प्लैनेट्स आर सपोर्टिंग, बट अब फीमेल हॉरोस्कोप में टोटल नेगेटिव, तो 10 साल के लिए चाइल्ड बर्थ होना नहीं है। एंड द ओनली प्रॉब्लम वाज कि ऑलरेडी मैरिज इज लेट। उनका उस लड़की का 96 का बर्थ है। अब 96 से आज आप कैलकुलेट करो 2025, तो 29 ईयर्स की तो वो वैसे ही हो गई। 10 साल और 2039 के बाद जाके मंगल की दशा में उसको पॉजिटिव आ रहा था चाइल्ड बर्थ के लिए। सो दैट मीन्स एट द एज ऑफ 40, अब एट द एज ऑफ 40 आजकल जो बायोलॉजिकल सिस्टम चल रहे हैं बॉडीज़ के, है ना, जो इतनी पोल्यूशन है और जो खान पीन ठीक नहीं है, आफ्टर द एज ऑफ 40 लॉजिकली इट इज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल टू कंसीव एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। राइट। ये वही हो रहा है कि IVF के क्लिनिक्स तभी ज़्यादा चल रहे हैं बिकॉज आज की डेट में 35 के बाद तो लोग प्लान करना शुरू कर रहे हैं, है ना। सो द प्रॉब्लम इज कि अब मैंने इस वजह से उनको ये बताया कि मैंने अगले 10 साल नहीं होने। सो इफ़ यू आर ओके द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर फाइन, बट इफ़ यू आर ओके देन ओनली गो फॉर इट, कि आप ये सोच लो कि 10 साल नहीं करना है। अब उनको ये कहा नहीं जी ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 10 साल तक, बिकॉज क्या है कि किसी भी लड़की के लिए अगर शादी के 10 साल का गैप हो जाए तो सोसाइटी जीने नहीं देगी, सोसाइटी जीने नहीं देती, बिल्कुल। वो 4 बातें और लगाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं करना चाह रहे हैं लोग। सो चाइल्ड बर्थ के फैक्टर में 90% इज फीमेल। अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है एक प्लैनेट खराब होने का, ये आपका गुण मिलान नहीं निकाल सकता। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए, जब कोई फादर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाता है तो वो सबसे पहले ये ज़रूर देखता है कि भाई जो लड़का है वो अपने आप में कितना कैपेबल है, वो फाइनेंशियली कितना ग्रो कर पाएगा या नहीं करेगा। तो क्या ये हॉरोस्कोप मैचिंग से निकाला जा सकता है? देखो, आपको मैंने जैसे बताया था कि 6 फैक्टर्स देखने होते हैं, तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज़्यादा वैलिड है क्योंकि ये 6 फैक्टर में से एक फैक्टर है ही है। ओके। तो जैसे मैं कह रहा था फाइनेंसेस, आपने बिल्कुल ठीक बोला, जो फाइनेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आज की डेट में जो लोगों की लाइफ में आ रही है उसका कहीं ना कहीं रीज़न फाइनेंसेस भी है। राइट। ठीक है, मैं उन एफ्लुएंट फैमिलीज़ की बात नहीं कर रहा जिनके बेइंतहा पैसा है, उनके यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती नहीं है, बट उनके यहाँ अलग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट एक आम जिंदगी की बात कर रहा हूँ, अब मिडिल क्लास एंड अबव मिडिल क्लास वाले लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, वो एवर उनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको ये है कि भाई हमें अपनी आज का तो प्लान करना पड़ना है, कल का भी प्लान करना है, अगर कल को बच्चे होंगे तो उनका भी प्लान करना है। तो जहाँ इनकी प्लानिंग का ये आ जाता है फैक्टर, उसमें कहीं पे भी डिस्टर्बेंस आती है, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल्स बहुत ज़रूरी हैं चेक करने। मैं मेल हॉरोस्कोप में थोड़ा सा, बिकॉज वी आर इन इंडिया, हमारा एक माइंडसेट है कि मेल ने प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स प्रोवाइड नहीं कर रही हैं, गर्ल्स उतनी ही इक्वलेंटली आज की डेट में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, देर ऑल्सो वर्किंग। इनफैक्ट कई ऐसे एरियाज हैं जिसमें गर्ल्स ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही हैं, उनकी इनकम भी ज़्यादा है। बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मेल हॉरोस्कोप में ऑब्वियसली ये चेक करना है, क्योंकि आपने भी देखो क्वेश्चन में ये पूछा था कि लड़की वाले ये जानना चाहते हैं कि लड़का सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हाँ, क्योंकि गर्ल को बेबी बॉर्न करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो करना होता है, तो उतने टाइम में उसके करियर में गैप आ ही जाता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि उसमें गैप आ जाता है, और उस केस में अगर लड़के की हॉरोस्कोप अगर अच्छी नहीं होगी तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लाइफ को चलाना। सो येस, फाइनेंसेस ऑफ द बॉय शुड बी गुड, और वो हॉरोस्कोप से पता लग जाता है। मैं आपको एक बेसिक लॉजिक बताता हूँ। हम लोग के पास इतने सारे लोग आते हैं कि अपनी हॉरोस्कोप को चेक कराने के लिए करियर के लिए, है ना, करियर के क्वेश्चंस लोगों के सबके होते हैं। मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी जॉब फॉरेन में लगी नहीं लगेगी, या मेरी प्रमोशन कब होगी, या मेरे ऑफिस में ये प्रॉब्लम चल रही है कब तक दूर होगी, क्या मैं चेंज कर लूँ, या मैं मेरी जॉब में चेंज करना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए बेटरमेंट कब मिल सकती है। सो फाइनेंस के क्वेश्चंस और करियर के क्वेश्चंस तो लोग पूछते ही हैं। इसका मतलब हॉरोस्कोप से वो निकाल ही रहे हैं ऑलरेडी। तो ये इजी है कि हॉरोस्कोप से हम ये चेक कर लेते हैं कि उसका करियर का पैटर्न क्या है, उसके फाइनेंस के पैटर्न क्या है। आगे की ज़िंदगी में, यानी कि जो आगे की दशा पीरियड है, उसमें अगर लड़का हो या लड़की हो, दोनों की अगर हॉरोस्कोप अगर हम देखें, अगर हम सिर्फ पहले लड़के की बात करें तो लड़के की हॉरोस्कोप में अगर आगे के पीरियड्स ओवरऑल फाइनेंशियली अच्छे हैं, so that means he'll be able to provide for the family. अब the only thing is कि
सारे टाइम तो अच्छा नहीं हो सकता, ये भी मान लो, बट मेरा सिर्फ इतना मानना है कि इट शुड बी अबव एवरेज. इफ इट इज अबव एवरेज और मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स अगर सपोर्ट कर रहे हैं गुड करियर गुड फाइनेंसिस को, तो वो मैच में फाइनेंसिस के पार्ट पे वो फैक्टर ठीक है. अब अगर हम इसको लड़की के पर्सपेक्ट से देखें, अगर लड़की भी साथ में जॉब कर रही है या अपना वर्क कर रही है, तो उस केस में भी अगर उसका हॉरोस्कोप अच्छा है तो दैट विल बी सपोर्टिव. इसके बाद एकदम से बात याद आई मेरे को कि किसी ने अभी हॉरोस्कोप मैच कराई. उन्होंने ये कहा कि भाई हमें लड़की से काम नहीं कराना, मतलब हम वी आर बिजनेस फैमिली एंड दे आर ओके विद. मैंने सिर्फ उनको ये कहा कि लड़की की हॉरोस्कोप ओवरऑल बहुत अच्छी है, उसमें एक फैक्टर प्लस पॉइंट और है. वो क्या? मैं कहा शी हैज़ अ बिजनेस एक्यूमेन, ये इसका बिजनेस माइंड सेट है इस लड़की का. अगर आप बिजनेस फैमिली में जैसे हो तो ये बिजनेस में आपको हेल्प कर सकती है. कह रहे वैसे मैं बताऊँ एक बात अभिषेक जी, मैं कहा बोलो. कह रहे लड़की ने MBA इन फाइनेंस और MBA इन मार्केटिंग किया हुआ. अच्छा. मतलब आपकी भविष्यवाणी ऑन द स्पॉट सच हो गई. हाँ, तो मैंने कहा कि तो फिर देखो, एक तो उसकी क्वालिफिकेशन भी हो गई और उसका एक्यूमेन भी है. राइट. तो आप, मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपको कि उसका जो बिजनेस का एक्यूमेन है, उसकी जो नॉलेज है, ट्राई टू यूज इट इन द बिजनेस. तो एक से उसे उसको एक सेल्फ वर्थ भी फील होगी, प्लस फैमिली लाइफ भी अच्छी होगी. यार हाँ, ये एक आपका आइडिया अच्छा है कि हम लोग इस तरह कर सकते हैं. तो लड़का और लड़की दोनों में ऑब्वियसली चेक करना चाहिए, बट थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंस ज़्यादा लड़के के हॉरोस्कोप को देता हूँ, इन इंडिया एटलीस्ट. राइट. मगर जो बाहर के क्लाइंट्स आते हैं, जो मेरे पास फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, उस केस में मैं दोनों को इक्वलेंट देता हूँ, क्योंकि बाहर के जो कॉन्सेप्ट है वो एक थोड़ा अलग है. एवरीबडी इज इंडिपेंडेंट ओवर देयर और हर एक को अपना करियर है. इनफैक्ट कई लोग तो ये पूछते हैं कि भाई मैं अपना करियर, मेरा पैसे वैसा ठीक है कि नहीं है मैरिटल लाइफ में. दे वॉन्ट टू नो दिस पर्टिकुलरली. वेरएज हम लोग इंडिया में नेचर और चाइल्ड बर्थ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वहाँ के लोग इस फैक्टर को भी इंपॉर्टेंस देते हैं. अच्छा अभिषेक जी, जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि भाई 6 फैक्टर्स हैं जो होरोस्कोप मैचिंग में देखने चाहिए या चेक करने चाहिए, तो 4 तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, बाकी जो 2 हैं वो कौन से फैक्टर्स हैं? देखो, 4 जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाद जो 2 रह जाते हैं, वो एक है कि हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ फैक्टर है, और एक है सेपरेटिव टेंडेंसीज. ये 2 इंपॉर्टेंट और फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं किसी भी हॉरोस्कोप मैचिंग का या कुंडली मिलान में हमें चेक करने चाहिए. अच्छा, तो होरोस्कोप मैचिंग से जब हम हेल्थ चेक करते हैं तो हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं इसमें, या हम मेंटल हेल्थ को भी इसमें कवर करते हैं या चेक कर पाते हैं? देखो, हेल्थ फैक्टर में तो दोनों चीज़ें चल जाती हैं, फिजिकल भी और मेंटल भी. मेंटल का हमने कहीं ना कहीं नेचर वाले में कवर कर लेते हैं. नेचर में देखो, मेंटल एबिलिटीज इज या मेंटल हेल्थ वो होगी आपके एग्रेशन एंड डिप्रेशन और एंग्जाइटी. ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं, है ना. सो ये हम उसको नेचर वाले में ले जाते हैं. जब हम हेल्थ की बात करते हैं, इसके अंदर वो फैक्टर जो हम लेते हैं वो फिजिकल हेल्थ के ऊपर है. फिजिकल हेल्थ मतलब हो गया कि बंदे की ओवरऑल हेल्थ कैसी रहने वाली है, कोई मेजर हेल्थ डिसऑर्डर तो नहीं होने वाला. देखो, आपने बहुत सुना होगा पिछले दिनों में कि एकदम से हार्ट अटैक्स भी हुए हैं या हार्ट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है. इवन जो लोग जिम जा रहे हैं या एथलीट्स हैं, उनमें भी ये एक फैक्ट ये आ गया, इशू आ गया है. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि क्या हॉरोस्कोप में जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो हेल्थ को पॉजिटिव बना रही हैं कि आगे जाके नेगेटिव बना रही हैं. नेगेटिव बना रही हैं. क्योंकि नेगेटिव बनाने के लिए ओवरऑल अगर देखें तो एनवायरनमेंट हमारा नेगेटिव की तरफ बहुत जा चुका है. एटलीस्ट जो हम लोग जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, पॉल्यूशन ही इतना है, बिल्कुल, है ना. और उसके अलावा जो हमें खाने पीने की जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी उसमें भी वो है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं या उसमें भी केमिकल्स डले हुए हैं. सो ये एक बहुत ज़्यादा फैक्टर है. इनफैक्ट आप यूट्यूब खोलोगे हेल्थ के ऊपर, हर बंदा यही चीज़ें बोल रहा है ना. सो नेगेटिव्स आर ऑलरेडी देयर. बट अगर आपकी हॉरोस्कोप में पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, पॉजिटिव प्लैनेट्स क्या हो गया कि आपकी वो ये प्रमोट करेंगे कि वो आपकी हेल्थ को ठीक रखने में काम करेंगे. अगर आपकी हॉरोस्कोप में या जिसकी भी हॉरोस्कोप आप चेक करा रहे हो उसमें अगर हेल्थ के फैक्टर्स अच्छे हैं, प्लैनेट्स अच्छे हैं, तो जो ये एनवायरनमेंट चल रहा है आप उसको कहीं ना कहीं कुछ ना काफ़ी हद तक ओवरकम भी कर लोगे. प्लस आपका माइंडसेट जो होगा वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का भी हो जाएगा जी. तो आप प्रॉपर डाइट पे भी जाओगे, प्रॉपर एक्सरसाइजेस भी करोगे, आप प्रॉपर मेंटल एबिलिटीज़ को भी अपने आप ठीक करने की कोशिश करोगे. जी. अगर किसी की हॉरोस्कोप में मेजर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं देन इट इज़ अ रेड फ्लैग. क्योंकि मान लो अगर कोई मेजर हेल्थ इशू आ गया, जैसे हार्ट की डिजीज़ आ गई या आर्थराइटिस आ गया, उसमें क्या है कि पार्टनर को उसका टाइम सारा टाइम सेवाई करनी पड़ जाएगी.
तो क्या है कि वो अपने काम को भी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, या अगर लड़की है तो अपनी फैमिली को कंसंट्रेट ज़्यादा नहीं कर पाएगी, प्लस एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। मेडिकल एक्सपेंसेस इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो फाइनेंसिस को डेंट डालते हैं, है ना। सो अगर हेल्थ फैक्टर अगर अच्छा है तब तो वो मैच अच्छा है करने के लिए शादी। अगर वो हेल्थ फैक्टर उसमें अच्छा नहीं आ रहा है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लैनेट्स हैं या आगे की दशाओं में हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है, तो इट्स अ रेड फ्लैग, यू शुड अवॉइड इट। अभी हमने ये जाना कि भाई हेल्थ देखना यानी कि फिजिकल हेल्थ को चेक करना भी बेहद ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेपरेटिव टेंडेंसीज की तरफ। तो ये होरोस्कोप मैचिंग जो है, इससे आप कैसे चेक कर पाते हैं कि भाई सेपरेटिव टेंडेंसीज होंगी कि नहीं, और होंगी तो फिर कब होंगी? देखो, सेपरेटिव टेंडेंसीज की अगर मैं बात करूँ, सेपरेटिव टेंडेंसीज को मैं एक सीधा सीधा एक बेसिक सिस्टम बता देता हूँ। इट इज़ कि हॉरोस्कोप के अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस या इंडिविजुअलिटी ज़्यादा तो नहीं है। अगर पर्सन इंडिविजुअल ज़्यादा फील करता है तो सेपरेटिव टेंडेंसीज कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी, ओके। क्योंकि वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोच रहा है, वो फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं रहा, है ना। जब पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोचने लग जाता है, वो फैमिली को नेगेटिव या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, डिफरेंसेस इन द मैरिटल लाइफ इज ऑलवेज देयर। ओके, ठीक है। राइट। तो जो प्लैनेट्स सेपरेटिव टेंडेंसीज या इंडिविजुअलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं या दशा पीरियड आगे जाके उसकी ज़्यादा है, तो उस केस में देर आर चांसेस कि डिवोर्स तक हो जाए, क्योंकि सेपरेशन है ना। तो अगर ऐसे आ रहा है तो आपको इतना ध्यान रखना है कि दशा पीरियड अगर ओवरऑल सही नहीं आ रही, यू शुड अवॉइड दैट मैच। अगर अगर हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स ऐसे हैं जो फैमिली को प्रमोट कर रहे हैं, फैमिली लाइफ को प्रमोट कर रहे हैं, अगर वैसी दशा पीरियड आ रही है, तो देन दैट मैच इज गुड फॉर यू। तो जैसा कि मैं आपकी बातों को सुन पा रही हूँ और समझ पा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जो सेपरेटिव टेंडेंसी है, ये सेल्फ सेंटर्ड से भी रिलेटेड है और नेचर से भी आई थिंक रिलेटेड हो सकती है। जो दोनों पार्टनर्स हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं, एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, गिविंग नेचर के नहीं हैं, तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि बंदा प्यार करता है कि एक दूसरे से, कि नहीं करते? क्या ये निकाला जा सकता है इससे? देखो, प्यार करता है नहीं करता वो हॉरोस्कोप से ऑब्वियसली पता लगता है कि व्हेन द पर्सन, अगर हॉरोस्कोप में 5th हाउस और 11th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो आ रहा है, स्ट्रांग आ रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लैनेट्स 5th हाउस और 11th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो द पर्सन विल बी लविंग। लविंग। जितना वो लविंग होगा उतना वो फैमिली लाइफ को इंपॉर्टेंस देगा, बट इसमें एक लव दूसरा ना आ जाए। यस यस, एग्जैक्टली। मैंने एक्चुअली इसीलिए ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, क्योंकि आजकल लव मैरिजेस का ट्रेंड बिल्कुल पीक पर है, और जिस बंदे को देखो वो लव मैरिज कर रहा है। ये जो लव है, ये जो वर्ड लव है, इसके पीछे जो एक्चुअल प्लेटोनिक लव जिसको हम कहते हैं, वो है या नहीं, ये निकाला जा सकता है क्या? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निकालना भी निकाला जा सकता है, तो ऑब्वियसली निकाला जा सकता है, बट निकालना भी इंपॉर्टेंट है। अगर अनलेस एंटिल प्योर लव नहीं है तो वो रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनाएगा, और अगर नेगेटिव ज़्यादा आएगा तो रिलेशन तो खराब होने ही होने हैं। दैट इज़ वाई इफ़ यू सी देर आर सो मेनी क्वेश्चंस विच कम, कि लोग पूछते हैं भी है कई, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं चल रहा, राइट। बिकॉज अगर ऐसे कोई आता है हॉरोस्कोप में या ऐसी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू हैव अ हैप्पी मैरिटल लाइफ। सो आज की डेट में ये एक लोग पूछते हैं, ये लोग है ना अवेयर हो गए इस बात के लिए कि आई वांट टू नो वेदर द पर्सन इज फेथफुल टुवर्ड्स मी और नॉट। अच्छा अभिषेक जी, ये बताइए, लव मैरिज अगर किसी पर्सन को करनी है और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, तो ये जो होरोस्कोप मैचिंग है, क्या ये तब भी ज़रूरी है? लव मैरिज करने का एक बेनिफिट भी है। लोग कहते हैं लव मैरिज खराब है, मैं कहता हूँ लव मैरिज का बेनिफिट भी है कि आपको ये पता है कि सामने वाले की पॉजिटिव और नेगेटिव्स क्या हैं, यू नो इन एडवांस। एक है पर्सन जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते, और एक है जिसको आप जानते हो। मैं एक जनरल बात पूछ लेता हूँ, आप खुद ये बताना, सपोज आपको एक बिजनेस शुरू करना है, उस केस में आप एक पर्सन है जिसको आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी से जानते हो, और एक को आप नहीं जानते, लॉजिकली किसके साथ करना ठीक रहेगा? ऑब्वियसली जिसको जानते हैं, है ना, क्योंकि आपको ये पता है कि वो पॉजिटिव पर्सन है कि नेगेटिव पर्सन है, आपको पता ही है, एंड यू विल ट्राई टू एसोसिएट योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पर्सन, पॉजिटिव पर्सन। है ना। सो उसके ट्रेड्स आपको ऑलरेडी पता है, तो उसके साथ बिजनेस करना या उसके साथ आगे जिंदगी में कोई भी कोलैबोरेशन करना, इट्स इजियर एंड इट इज लॉजिकल ऑल्सो। लॉजिकल ऑल्सो। इसी बात को अगर मैं लव मैरिज के बात पॉइंट पे ले आऊँ, तो दो लोग एक दूसरे को ऑलरेडी जानते ही हैं,
हॉरोस्कोप मैचिंग क्या इंपॉर्टेंट है इस केस में? हॉरोस्कोप मैचिंग इस केस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हॉरोस्कोप मैचिंग से, जैसे मैंने आपको बताया था कि 6 फैक्टर्स होते हैं, उसमें से एक सेपरेटिव टेंडेंसीज है और एक चाइल्ड बर्थ का है ना। लव मैरिज तो में ये है कि लव तो अभी तो है, बट आगे जाके क्या वो पर्सन उतना ही कमिटेड और उतना ही वो डेडिकेटेड रहेगा या नहीं रहेगा, वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल हॉरोस्कोप कैसी आगे जाके। सो दशा भुक्ति और अंतर आगे कैसे आने वाले हैं, कैसे आने वाले? ये इंपॉर्टेंट है। जो हॉरोस्कोप में अगर आगे की दशाओं में अच्छे कॉम्बिनेशन है फॉर हैप्पी मैरिटल लाइफ, तब तो लव मैरिज में बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और अगर वही सेपरेटिव टेंडेंसीज वाले प्लैनेट्स आ रहे हैं तो लव मैरिज बदनाम हो जाती है इस बात से कि देखो तुमने अपनी मर्जी से करी थी जी। वो लव मैरिज की वजह से नहीं है, वो उसकी हॉरोस्कोप की वजह से है। ऐसा नहीं है कि जिनकी अरेंज मैरिज है वो उनके डिवोर्स नहीं हो रहे, डिवोर्स तो उनके भी हो रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल हॉरोस्कोप कैसी है, आगे जाके क्या वो पॉजिटिव प्लैनेट्स आ रहे हैं कि नेगेटिव प्लैनेट्स आ रहे हैं। अच्छा अभिषेक जी, अभी तक हमने ये जाना कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हॉरोस्कोप मैचिंग में हमें चेक करने चाहिए। अच्छा, जब हम मैरिज की यानी कि शादी की बात करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि भाई ये शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें तो गण दोष है भाई। तो ये गण दोष क्या है? हाँ देखो, एक तो आपने गण दोष बता ही दिया, इसके अलावा मैं 2 दोष और ऐड कर देता हूँ और ये बहुत ज़्यादा हाइप्ड है। एक गण दोष, बकूट और एक नाड़ी। ये 3 दोष इन्होंने एक ना तरीका बना लिया है कि लोगों को डराने का। अच्छा। ये तीनों दोष का दोष हो या ना हो, ये मैं आज ऑन माइक आपको ये बता रहा हूँ, इट डजंट मैटर, और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। तो दर्शकों आप प्लीज़ ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये 3 दोष कहीं भी आपको बोल रहे जा रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है और उसको क्यों नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अब मेन बात है कि मेरे को याद है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपने सुना था कि हॉरोस्कोप मैचिंग को के अलावा गुण मिलान की बात की गई थी कि गुण मिलान क्या है। सो गुण मिलान की मैंने आपको बताया था कि एक ही प्लैनेट को लेके आ रहे हैं जिसे चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा लड़के की हॉरोस्कोप में कहाँ है, चंद्रमा लड़की की हॉरोस्कोप में कहाँ है, उसके बेसिस पे गुण मिलान निकल रहा है। यानी कि जो 8 फैक्टर हैं उसमें से 3 फैक्टर नाड़ी, गण और बकूट, ये 3 मेजर फैक्टर्स हैं। क्योंकि इनको मेजर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके पॉइंट्स 36 में से सबसे ज़्यादा इन्हीं के हैं, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट और 8 पॉइंट। तो आप 6, 7 और 8 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 21 पॉइंट तो यही हो गए 36 में से, है ना। तो 50% से ज़्यादा तो यही ले जा रहे हैं। अगर ये 50% से ज़्यादा ले जा रहे हैं तो इसको हाइप भी बना दी गई है। मगर ये आप ध्यान से देखो ना कि एक तो आपने पहले 1/9 कर दिया हॉरोस्कोप को बाय जस्ट टेकिंग गुण मिलान, क्योंकि वो चंद्रमा पे है। तो 1/9 उसका भी आपने 8 डिवीजन कर दिए। उस 8 डिवीजन में से मान लो अगर नाड़ी दोष है, राइट, तो वो हो गया 1/72। अब 1/72 अच्छा हो या खराब हो, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। मान लो एक नाड़ी दोष है, मगर बाकी के जो 6 एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, जो मैंने आपको डिस्कस में बताए थे जब हमने डिस्कस किया था, अगर वो 6 एस्पेक्ट सही हैं तो नाड़ी दोष हो या ना हो, बकूट दोष हो या ना हो, या इवन गण दोष हो या ना हो, इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। ओके। तो यानी ये मिथ और मिसकंसेप्शन है हमारे बीच में कि अगर इस तरह के दोषाज हैं तो शादी नहीं हो सकती, ऐसा जैसा लोगों के बीच में लोग जानते हैं। अच्छा, हम एक शब्द और काफ़ी सुनते हैं, वो है मांगलिक दोष, कि भाई मांगलिक दोष है तो हमें मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की ही ढूंढनी पड़ेगी, या फिर मांगलिक लड़की है तो हमें मांगलिक लड़का ही ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज मैरिज नहीं हो सकती। और आई थिंक ये एज का भी काफ़ी सुना है कि 27 साल के बाद मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, तो 27 के बाद ही शादी करें यदि लड़की मांगलिक है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलो एक काम करते हैं कि पहले ना वो 27 वाले से शुरू करते हैं। ठीक, राइट। देखो मांगलिक दोष में 27 के ऊपर अबव क्यों ये मना कह देते हैं कि हाँ अब कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हो नहीं रही। अगर उसके बाद भी 27 के साल के बाद भी मांगलिक की गाते रहेंगे तो होगी कब? वो और डिले होता जाएगा। तो उन्होंने एक फैक्टर बना दिया कि यार एक ना, क्योंकि अच्छा आज की डेट में 27 इज नॉट लेट, इट इज एवरेज नाउ। पहले टाइम पे होता क्या था कि 22-23 साल के अंदर या 24 साल के अंदर शादी हो जाती थी, तो 27 को लेट मानते थे। अब मेरे को तो ये लग रहा है कि अब ये पंडितों ने शुरू कर देना ये कहना थोड़े टाइम में, आई एम टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हैपन, कि वो कहेंगे जी मांगलिक दोष 32 साल के बाद खत्म होता है। क्योंकि 32 के बाद कोई ऑप्शन नहीं रह जाता ना, तो 32 तक तो डरा के रखो, लोग जनरली कर ही रहे हैं। सो इट हैज़ नो वैल्यू।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मांगलिक दोष का मंगल की इंपॉर्टेंस अलग है, दैट इज डिफरेंट। मार्स हॉरोस्कोप में कैसा है वो एक अलग चीज है, मांगलिक दोष होना एक अलग चीज है। अलग चीज है। मांगलिक दोष का कैलकुलेशन वाइज अगर मैं बात करूं कि 12 हमारे हाउसेस होते हैं हॉरोस्कोप में, 12 हाउसेस में से अगर 5 हाउसेस में, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ या 12th, इन 5 हाउसेस में से 5 हाउसेस में अगर मंगल बैठा है तो वो मांगलिक माना जाता है। माना जाता है। और यही चीज़ आपको लड़के की हॉरोस्कोप में चेक करनी है और यही चीज़ लड़की की हॉरोस्कोप में चेक करनी है। अगर मंगल उसमें 5 हाउसेस में नहीं बैठा तो वो नॉन मांगलिक हो गया। तो ये बिलीव किया जाता है, बट ये लोगों को नहीं पता कि पूरे दिन में 10 घंटे के लिए जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब मांगलिक ही पैदा होंगे। मांगलिक ही पैदा होंगे। तो मंगल दोष तो एक प्लैनेट हो गया। मार्स मैच कर रहा है या नहीं कर रहा इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कि पूरी हॉरोस्कोप को ओवरऑल कैसे मैच करी वो इंपॉर्टेंस रखती है। वो इम्पोर्टेंट। इसलिए मांगलिक दोष से डरने की भी जरूरत नहीं है, हो या ना हो, चाहे वो 27 से पहले हो चाहे 27 के बाद हो, डजंट मैटर। अच्छा अभिषेक जी, आप ये बताइए कि ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है क्योंकि जो कुंडली है वो तो बच्चा लेकर पैदा होता है, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं अगर ये किसी बच्चे की कुंडली में हैं तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम इन्हें हटा सके, कोई पूजा, कोई रेमेडी, कुछ और चीज़ें इस तरह की? देखो पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि वेदर हमने जब हॉरोस्कोप को मैच किया जो 6 फैक्टर्स के ऊपर, अगर तो मैच अच्छा उस पे है ना, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ मान लीजिए कोई वीकनेस है तो उसकी ऑब्वियसली रेमेडीज आर अवेलेबल, है ना। यू कैन ऑलवेज डू रेमेडीज, जेम स्टोन होती है, मंत्रा होती है, पूजा होती है, टेम्पल विजिट्स होते हैं, दान होता है। ये सारी जो है हम एज पर द हॉरोस्कोप डिसाइड करते हैं कि क्या इस पर्सन को कौन सी रेमेडी करनी ज़रूरी है और कौन सी रेमेडी इसके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और ऑब्वियसली आप ये कोई भी कर सकता है, पूजा पाठ कोई भी कर सकता है। अब मान लीजिए कि अगर किसी का, हम मान लेते हैं कि मैरिटल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, तो उमा महेश्वरी की पूजा या भगवान शिव पार्वती की पूजा आप मंदिर जाके उस कर सकते हो, फास्ट रख सकते हो, इन सब से ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता ही है। तो रेमेडी डिपेंड करता है कि हॉरोस्कोप में क्या कमी है उसके हिसाब से। अब ये तो है नहीं कि अगर आपको कोई डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि जी जब तक वो प्रॉब्लम नहीं बताएगा तब तक आप वो आपको उसकी मेडिसिन नहीं देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको पेट दर्द हो रहा है तो आप कोई भी मेडिसिन ले आओगे। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उसको चेकअप करा लो और उस हिसाब से मेडिसिन लो। इसके अलावा और कुछ ऐसी टिप्स या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखो मैं ये कहना चाहूँगा कि हॉरोस्कोप मैचिंग इंपॉर्टेंट है, पर उससे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको वो मैच पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। पसंद आ रहा है? उसके फैक्टर्स क्या हैं कि जिससे आप, मान लीजिए आप लड़की वाले हो, आप लड़के से शादी जिसे करवानी है, उसकी आप बैकग्राउंड चेक कैसा ज़रूरी है। देखिए उसकी एजुकेशन कैसी है ये इंपॉर्टेंट है देखना, उसका ओवरऑल जो अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं वो देखना। अगर आप उसके बारे में इंक्वायरी करते हो या किसी रिश्तेदारी के थ्रू पता लग सकता है कि ओवरऑल उनकी फैमिली कैसी है, वो इंपॉर्टेंट है पता करना। अगर तो ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, उसकी लुक्स, हाइट्स, जो भी आप लोग के फैक्टर्स हैं, अगर आपको वो फैक्टर्स समझ आ रहे हैं तब तो आप हॉरोस्कोप मैचिंग कराओ। अगर आपको वो फैक्टर्स ही समझ नहीं आ रहे हैं, शादी.com पे या किसी और वेबसाइट पे आपने देख लिया और आपने उसके हिसाब से बस मैच ही भेज दिया, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके क्राइटेरियाज पहले ओके होने चाहिए। अगर वो क्राइटेरियाज ओके हो रहे हैं तब तो आप हॉरोस्कोप मैचिंग कराओ, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। हॉरोस्कोप मैचिंग कराना एक एडवांटेज हो जाता है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एटलीस्ट आपको ये पता है कि व्हाट इज़ टू लुक फॉरवर्ड टू, पॉजिटिव या नेगेटिव। और अगर करनी है, मतलब ये डिसाइड हो चुका कि जी करनी है, उस केस में व्हाट रेमेडीज वी कैन डू, इससे ये पता आपको एक एडवांटेज हो जाएगा कि अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आप बेटर कर पाओगे। तो अभिषेक जी, इसका मतलब हम ये समझे कि हॉरोस्कोप मैचिंग एक तरह का कंपैटिबिलिटी चेक है, यानी हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पार्टनर है उसमें हमें जो मेजर चीज़ें चाहिए पूरा लाइफ लॉन्ग सर्वाइव करने के लिए, वो हमारे लिए वो उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, और इस तरह से हम अपना परफेक्ट पार्टनर चूज कर सकते हैं। यानी कि हॉरोस्कोप मैचिंग कराना एक फ़ायदे का काम है ना। तो आपने हमें इतनी सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, हमें उन भ्रांतियों से बाहर निकाला जो लोगों के बीच में फैली हुई हैं कि भाई ये दोषा है तो शादी नहीं हो सकती, लव मैरिज है तो आप शादी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो आज का पॉडकास्ट था हॉरोस्कोप मैचिंग पर,
ये एक कंपैटिबिलिटी चेक है, यानी कि हॉरोस्कोप मैचिंग कराकर आप अपने होने वाले पार्टनर के बारे में वो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जान सकते हैं जो आपको पूरी लाइफ हैप्पी रहने में और सक्सेसफुल होने में मदद करेगा। तो ये जो पॉडकास्ट है, अगर आपको लगता है कि ये बहुत हेल्पफुल है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे काम। थैंक यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।